समझ के जाएंगे तो तर्क पे बातें करेंगे, तर्क पे लिखेंगे, और तर्क पर जब लिखेंगे तो गलत होने के चांसेस बहुत कम रहेंगे अगर आप भूले नहीं हैं तो, अगर आप बातों को समझे हैं तो। चलिए, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रकाश की द्वैती प्रकृति, अगला टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, प्रकाश की द्वैती प्रकृति, या इंग्लिश में इसी को बोल सकते हैं आप डुअल नेचर ऑफ लाइट, डुअल नेचर ऑफ प्रकाश नहीं, द्रव्य की द्वैती प्रकृति, द्रव्य की द्वैती प्रकृति, इसी को आप बोल सकते हैं डुअल नेचर ऑफ मैटर, डुअल नेचर ऑफ मैटर। अब देखो दोस्तों, हमने मैटर द्रव्य क्या है, पूरा रसायन विज्ञान के सीरीज में ही मैंने इनिशियल टाइम से जब शुरू किया है तो द्रव्य पर काफ़ी कुछ बातें हुई कि द्रव्य क्या है, द्रव्य के प्रकार। तो अगर कोई यूट्यूब पर, फिर से एक बार मैं बोल दे रहा हूँ कि ये क्लास में लाइव न लेकर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि जो लाइव क्लास लिया था मैं वो किसी कारणवश रिकॉर्ड नहीं हो पाया। तो यूट्यूब के जो अभ्यर्थी देखते हैं रिमाइंड आईएएस के वीडियोज़ को, उनके लिए भी उपलब्ध करा सकूं और एप्लीकेशन के लिए भी उपलब्ध करा सकूं, इसलिए इस क्लास को रिकॉर्ड कर रहा हूं। तो द्रव्य की द्वैती प्रकृति, द्रव्य क्या है, मैटर क्या है, पदार्थ क्या है, काफ़ी डिटेल में मैंने पीछे पढ़ा चुका हूं, जो यूट्यूब पर पूरा उपलब्ध है, लेक्चर नंबर 0 से लेक्चर नंबर 25 तक। अब द्रव्य की द्वैती प्रकृति हम पढ़ रहे हैं, तो इसके पहले आप जाके देखेंगे मैंने आपको पढ़ा दिया है प्रकाश की या विकिरण की द्वैती प्रकृति, प्रकाश की या विकिरण की द्वैती प्रकृति। प्रकाश बोलिए, विकिरण बोलिए, चलेगा एक ही बात। प्रकाश की या विकिरण की द्वैती प्रकृति। अब प्रकाश या विकिरण की द्वैती प्रकृति हमने क्या पढ़ा था कि प्रकाश कण के रूप में भी पाया जाता है और प्रकाश तरंग के रूप में भी पाया जाता है। अब समस्या यह है कि प्रकाश कण और तरंग के रूप में पाया जाता है, ऐसा क्यों? तो पीछे के लेक्चर में आप जाके पढ़ के देखिएगा, मैंने बताया है कि जो प्रकाश या विकिरण होता है, इस विकिरण में कई गुण पाए जाते हैं। विकिरण में कई गुण पाए जाते हैं। कौन कौन से गुण? तो आपने सुना होगा कि प्रकाश सरल रेखा में चलता है, सीधी रेखा में, सरल रेखा में गमन करना इसका एक गुण है। दूसरा अपवर्तन का गुण है कि यह अपवर्तन का गुण प्रदर्शित करता है। तीसरा परावर्तन का गुण प्रदर्शित करता है। चौथा आपने सुना होगा ध्रुवण का गुण प्रदर्शित करता है, व्यतिकरण का गुण प्रदर्शित करता है। दोस्तों बहुत से ऐसी चीज़ें हैं जो फिजिक्स में पढ़ी जाती हैं, इन सब और भी इत्यादि बहुत से गुणों को प्रदर्शित करता है। और साइंस जो है, हमेशा साइंस में किसी चीज़ को डायरेक्ट माना नहीं जा सकता। जब तक कि साइंस में जो अवधारणाएं दी गई हैं, उन अवधारणाओं को हम प्रयोगशालाओं में प्रयोग करके देख न लें, तब तक उसको मानते नहीं हैं। तो जब प्रकाश के इन सभी गुणों के बारे में प्रयोगशाला में अध्ययन करके देखा गया, तो सारे गुणों के बारे में न तो कण बता पा रहा था, सारे गुणों की व्याख्या न तो कण कर पा रहा था जब प्रकाश को कण मान रहे थे तो, और न ही प्रकाश का तरंग जो सिद्धांत है ये प्रकाश के सभी गुणों की व्याख्या कर पा रहा था। ध्यान रखिएगा, पहले कण माना गया, फिर तरंग माना गया, ये सारी बात मैं पीछे पढ़ा चुका हूँ। मेरा लक्ष्य ये रहता है कि जो टॉपिक मैं पढ़ाऊँ उसको सर्वांगता में पढ़ाऊँ कि आपको हर एक बात समझ में आ जाए, और उसके लिए अगर थोड़ा सा मुझे रिवाइज करना पड़ जाए, थोड़ा सा फिर बैक में जाना पड़ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। जो पहला लेक्चर कोई ऐसा अभ्यर्थी जो शुरुआत ही इसी लेक्चर से कर रहा हो, तो उसको पहले मैं बोल दे रहा हूँ कि पीछे जाके लेक्चर देख के आए, फिर उसको और मज़ा आएगा। और अदरवाइज
थोड़े से बेसिक लेवल पे तो यह जानकारी आपको मिल जाए कि एकदम ऊपर ना चला जाए। तो ये सारे गुणों की व्याख्या न तो केवल तरंग से की जा सकी और न ही केवल कण से की जा सकी, और इसलिए आज भली भांति ये प्रतिस्थापित हो गया है कि प्रकाश या विकिरण के दो प्रकृति होती हैं, वो कण जैसा भी होता है और तरंग जैसा होता है, और ये दोनों गुण मिलकर जितनी भी प्रकाश में गुण होते हैं सारे गुणों की व्याख्या कर लेते हैं। और ध्यान रखिएगा, प्रकाश की जो द्वैती प्रकृति होती है ना, प्रकाश की द्वैती प्रकृति में कण रूप में व्याख्या क्या, अभी जस्ट पीछे आपको मैं पढ़ाया, प्रकाश विद्युत प्रभाव। कुछ लोग विद्युत बोलते हैं, कुछ लोग वैद्युत बोलते हैं, बात एक ही है। प्रकाश वैद्युत प्रभाव ये कण के गुण से ही हो पाता है। ब्लैक बॉडी पीछे मैं आपको पढ़ाया हूँ, आइडियल ब्लैक बॉडी जिसको हम बोलते हैं कृष्णिका या कृष्ण पिंड, उसकी भी व्याख्या, इसके उत्सर्जन की व्याख्या कण मानकर ही की जा सकती है। जबकि ये जो अपवर्तन परावर्तन इन सब की व्याख्या दोनों से की जा सकती है, इससे भी हो जाता है, इससे भी हो जाता है। लेकिन ये व्यतिकरण जो है ना, और एक और आता है विवर्तन, ये सारा फिजिक्स में आपको सुनना पड़ता है। इन दोनों की व्याख्या कण से नहीं हो पाती है, तरंग से होती है। तो ये तो फिजिक्स की बात है, मतलब इन दोनों को मानकर हम प्रकाश के सभी गुणों की व्याख्या कर लेते हैं। अब देखो, ये प्रकाश वैद्युत प्रभाव को मैंने काफ़ी डिटेल में पढ़ाया। अभी आपने देखा पीछे लगभग 1 घंटे से ऊपर की क्लास मैंने सिर्फ आपको प्रकाश वैद्युत प्रभाव पे लगा के पढ़ाया। क्यों ऐसा किया? तो इस पे बहुत से क्वेश्चंस बनते हैं। आप देखेंगे एमपीपीएससी मेंस में अगर जाके देखें, पेपर्स देखना बहुत ज़रूरी है। एमपीपीएससी मेंस का पेपर जाके देखें आप, तो पीछे क्वेश्चन पूछा हुआ है, ईयर एग्जैक्ट मुझे दिमाग में नहीं आ रहा है, 2018 या 17 में पूछा हुआ है क्या इसके बारे में कि प्रकाश उत्सर्जक डायोड, प्रकाश उत्सर्जक डायोड के बारे में 6 नंबर में पूछा है। उत्सर्जक डायोड, लाइट एमिटिंग डायोड जिसको आप एलईडी बोलते हैं, ये पूछा हुआ है 6 नंबर में, 6 मार्क्स में पूछा हुआ है। अब तो खैर 6 मार्क्स हट गया है तो 5 मार्क्स में आना है, लेकिन क्वेश्चन की प्रकृति हमें समझना है। अब इसका सही आंसर, अच्छा आंसर वही लिख पाएगा जिसको प्रकाश वैद्युत प्रभाव की बारे में आइडिया हो। अगर नहीं पता तो आप अच्छा आंसर नहीं लिख पाओगे भाई। प्रकाश वैद्युत, जो प्रकाश उत्सर्जक डायोड है, इसकी शुरुआत ही करोगे कि प्रकाश उत्सर्जक डायोड एक ऐसी प्रकाशिक युक्ति है जो प्रकाश वैद्युत प्रभाव के सिद्धांत पर आधारित है। चेक करने वाले को लगेगा कि हाँ इसको कंसेप्ट पता है। तो खैर आंसर लिखने का तरीका कैसे क्या होगा वो तो मैं बताऊंगा ही, लेकिन सिलेबस को पकड़ के हमें चलना है, सिलेबस को संपूर्णता में ख़त्म करना है। अब आते हैं बात की, जब प्रकाश के बारे में कण और तरंग दोनों हमको समझ में आ गया, तब क्या हुआ? बैकग्राउंड थोड़ा बना रहे हैं, माहौल जिसको मैं ऑफलाइन क्लास में बोलता हूँ, वो माहौल चल रहा है कि थोड़ा सा आपको समझ में आ जाए ये बात। देखिए, अब इसके बाद ऐसा हुआ कि जो हमारा नेचर है ना, प्रकृति, वैसे भी आइंस्टीन साहब ने बताया है कि प्रकृति, मैंने आपको पीछे जाके इसी सीरीज के लेक्चर में देखोगे तो मैंने आपको बताया था कि इस ब्रह्मांड में का बा, एक यूपी में गाना चला था तो उस टाइम तो खैर ये ब्रह्मांड में का बा, ब्रह्मांड में आप देखोगे 2 ही बात है, ऐसा आइंस्टीन बोले हुए हैं। पीछे आइंस्टीन के बारे में बताया, क्या बताए हुए हैं कि एक तो ऊर्जा है, विकिरण है, और दूसरा क्या है? द्रव्य है, पदार्थ है। बस ब्रह्मांड में 2 ही चीज़ें हैं, द्रव्य है और विकिरण है, ऊर्जा है। और प्रकृति जो हमारी होती है ना, ये सममितता दिखाती है। प्रकृति हमारी सममितता दिखाती है, सिमेट्री दिखाती है। प्रकृति में रूल्स जो बने हुए हैं वो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग रूल्स नहीं बने हैं। इस मार्कर को यहाँ से मैं छोड़ूंगा तो इसको भी प्रकृति क्या करेगी? नीचे ही खींचेगी। और आप लोग अगर मेरे पास बैठे होते और साउथ के जो एक्टर होते हैं, वैसे अगर ऐसे आपको पकड़ के मैं ऐसे नीचे छोड़ देता ना, तब भी आप भी नीचे ही गिरते, आप ऊपर नहीं चले जाते। प्रकृति के नियम सिमेट्री होते हैं। अब देखो गणित में ये सममितता हम पढ़ते हैं, बट अभी जनरल बस समझ लो कि प्रकृति सममितता प्रदर्शित करती है। और बस विकिरण की द्वैती प्रकृति समझ में लोगों को आई, और ये बात समझ में आ गया कि ब्रह्मांड में जब ऊर्जा और द्रव्य ही केवल है, ऊर्जा को द्रव्य में, द्रव्य को ऊर्जा में कन्वर्ट किया जा सकता है। पीछे अभी बताया कि आइंस्टीन साहब का सबसे बड़ा आविष्कार यही था, E = mc², बट उनको नोबेल प्राइज मिला था प्रकाश वैद्युत प्रभाव की गणितीय व्याख्या करने के लिए। अभी जस्ट पीछे आपने सुना, तो 1921 में उनको नोबेल प्राइज मिला। तो
तो अब जब ये बात समझ में आ गई कि जो ऊर्जा या विकिरण है इसकी तो दो प्रकृति है, ये इसकी तो दो ठो प्रकृति है, नॉर्मल भाषा में बोलते हैं कि दो ठो, इसकी दो ठो प्रकृति है, कण भी होता है और तरंग भी होता है। तो 100% है यार कि नेचर सम्मितता दिखाएगी और ये जो द्रव्य होते हैं इसका भी दो ठो प्रकृति ही रहेगा, इसकी प्रकृति दो ही रहेगी, ये भी कण और तरंग के रूप में काम करेगा। और ये बात दिमाग में क्लिक किसके किया? तो एक फ्रांस का विद्वान था जिसका नाम था डी ब्रोगली। तो बस बैकग्राउंड आपके दिमाग में आ गया। अब अपनी कहानी पे अपने हम चल सकते हैं। आप अगर स्क्रीनशॉट लेने में विश्वास रखते हो तो ले लीजिए, मैं विश्वास रखता हूं कि साथ लिखें आप। मैं हट गया, स्क्रीनशॉट ले लिए आप, मैं ये माहौल हटाता हूं और सीधे आपको इस टॉपिक के बारे में अब बताता हूं। फिजिक्स में भी काम कर जाएगा आपको, मेंस में भी, और सिलेबस की प्रकृति को ध्यान से समझने के बाद ये चीज़ें पढ़ाई आपको जा रही हैं जीएस के लेवल पर कि आप चीज़ों को समझ पाएँ और बेहतर तरीके से प्रीलिम्स और मेंस दोनों में कॉन्फिडेंस के साथ पेपर दे सकें। देखिए, अब जब बात समझ में आ गई कि यार जब विकिरण की द्वैती प्रकृति है तो इसकी क्यों नहीं हो, तो 1924 में एक विद्वान, 1924 ईस्वी, दोस्तों अगर किसी को ईस्वी, एडी, बीसी, बीसीई, सीई, बीपी, शक सम्मत, विक्रमी सम्मत ये क्या है अगर नहीं आता होगा, अगर डाउट हो आपको, तो मैंने जो लाइव क्लास मेरे यहाँ हिस्ट्री की चली थी उसका लेक्चर नंबर 0 करके यूट्यूब पे डाला हुआ हूँ, उसको जाके सर्च करके ज़रूर देखिएगा, बहुत कुछ कंसेप्ट आपको क्लियर होगा वहाँ से। तो 1924 ईस्वी में फ्रांस का एक विद्वान था, आप फ्रेंच बोलें, फ्रेंच साइंटिस्ट, हम हिंदी के हैं तो ठीक है फ्रांसीसी बोल देते हैं, फ्रांसीसी विद्वान थे और इनका नाम तो था, हम लोग जनरली बोलते हैं लुई डी ब्रोगली, और इंग्लिश में इसको ब्रोगली ना बोल के ब्रोए बोलते हैं लोग। अब हम लोग ठहरे हिंदुस्तानी, अपने हिसाब से उच्चारण कर लेते हैं, टॉप को टाप बोल देते हैं, शॉर्ट को शार्ट बोल देते हैं, तो इनका भी ब्रोए इंग्लिश में बोलते हैं लोग, हिंदी में ब्रोगली बोलते हैं। खैर इनका नाम अगर देखेंगे आप लोग बड़ा खतरनाक था, इतना ही नहीं था, इनका नाम काफ़ी बड़ा था। क्या? लुइस विक्टर, अब देखो इसका नाम, इनका नाम अब लिख ही देता हूँ यहाँ पे, लुइस विक्टर, देवनागरी में ही लिख रहा हूँ, रोमन नहीं कर रहा हूँ, इंग्लिश में नहीं कर रहा हूँ, लुइस विक्टर, उसके बाद पियरे रेमंड, और रेमंड का कपड़ा भी खरीदते हैं, ये रेमंड नहीं वो दूसरे होंगे, रेमंड, बाकी तो लिखा है ये डी ब्रोगली, यहाँ लिख देता हूँ डी ब्रोगली, ये इतना बड़ा नाम रखा था आदमी ये। अब आपके दिमाग में चलना चाहिए कि इतना बड़ा नाम क्यों? कारण है, जो क्रिश्चियन कम्युनिटी होती है उसमें सरनेम आप देखेंगे अक्सर अपने फादर का, दादा का, इन लोगों का नाम जोड़ के वो लोग सरनेम बनाते हैं। हम लोग हिंदुइज्म में सरनेम जाति के हिसाब से बना लिए हैं, कुछ धर्म, कुछ संप्रदाय ऐसे हैं जिसमें सरनेम अक्सर फादर का नाम, दादा का नाम ऐसे लगा के लोग बनाते हैं। क्रिश्चियन कम्युनिटी में यही है। इवन जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसमें भी बोहरा समाज वगैरह में मैंने जो देखा है बता रहा हूँ, बोहरा समाज वगैरह में मैंने देखा है कि अक्सर सरनेम बहुत से लोग अपने फादर वगैरह का नाम लगाते हैं। खैर अपने टॉपिक पे आए, तो लुइस डी ब्रोगली साहब के दिमाग में ये बात क्लिक, जिसको मैं बोलता हूँ लड्डू फूटा इनके मन में, कि जब विकिरण की द्वैती प्रकृति होगी तो इसकी क्यों नहीं होगी, द्रव्य की क्यों नहीं होगी, दोनों ही तो, यही दो ही चीज़ तो ब्रह्मांड में है। तो 1924 ईस्वी में फ्रांसीसी विद्वान लुइस डी ब्रोगली ने बताया कि जो द्रव्य है, इन्होंने क्या बताया कि जो द्रव्य है, मैटर जो है, इस मैटर का भी दो प्रकृति होता है। 100% अगर विकिरण की दो प्रकृति है तो इसकी भी दो प्रकृति ही होगा। एक प्रकृति होगा कण का और दूसरा प्रकृति होगा किसका? तरंग का। अब कण की प्रकृति तो हमको समझ में आती है क्योंकि द्रव्य है ना, द्रव्य हमको पता है कि कोई भी इस ब्रह्मांड में पाई जाने वाली कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसा वस्तु जिसको अपनी ज्ञानेंद्रियों से हम छू कर महसूस कर सकें, जिसमें कुछ द्रव्यमान हो, जिसमें कुछ आयतन हो या जो कुछ जगह घेरता हो, उसको हम क्या बोलते हैं? मैटर, द्रव्य। सब पीछे पढ़ाया हूँ। तो ये बात हजम नहीं हुई लोगों को कि यार ये इंक का बोतल है, ये तो द्रव्य हमको दिख रहा है लेकिन तरंग कहाँ दिख रहा है? दोस्तों तरंग नहीं आइडिया हो आपको, पीछे मैंने बताया है। तरंग मतलब अभी दिमाग में इतना आप समझ लीजिए कि तरंग होगा तो ऐसे तो चलेगा कम से कम, उसमें क्या रहेगा? विद्युत चुंबकीय तरंगें ऐसे ही चलती हैं। उसमें श्रृंग होगा, उसमें गर्त होगा,
और मैंने आपको बताया था कि फिर श्रृंग फिर गर्त, दो क्रमागत लगातार आने वाले श्रृंगों के बीच की दूरी को बोलते हैं तरंग दैर्ध्य। मैं पीछे बता चुका हूं, मीटर में या एंगस्ट्रॉम वगैरह में छोटे मात्रक में इसको मापते हैं। या किन्हीं दो गर्तों के बीच की दूरी को भी हम क्या बोलते हैं, तरंग दैर्ध्य। दोनों बराबर होते हैं आपस में। ये पीछे लेक्चर में समझाया हूं, देख लीजिएगा। तो कण में कहां से तरंग समझ में आ रहा है? इसमें तरंग तो मुझे दिख ही नहीं रहा है कहीं से भी। ये कहीं दिख रहा है? इसको अगर मैं ऐसे छोड़ भी दूंगा तो ये लहराते हुए नहीं गिर रहा है, ऐसा लहर तो उसमें बन नहीं रहा है। बात समझ में नहीं आई। तो लोगों ने पकड़ लिया लुईस डी ब्रोगली को कि क्या मजाक कर रहा है यार, तू ये बोल रहा है कि कण और तरंग दोनों में द्रव्य पाया जाता है। उसने बोला थोड़ा धैर्य तो रखो, मैं समझा रहा हूं, आप लोग भी धैर्य रखिए, मैं समझा रहा हूं। उसने उन लोगों को बोला कि भैया धैर्य रखो, समझा रहा हूं। उसने क्या बोला कि ये तरंग दैर्ध्य दिमाग में रखिएगा कि तरंग ऐसे चलती हैं, और हो सकेगा तो आज ही के ही लेक्चर में मैं आपको जो द्रव्य तरंगे हैं और विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं उनके बीच का अंतर भी बता दूंगा। जब रिकॉर्डिंग हो ही रही है तो हो जाए रिकॉर्डिंग। तो श्रृंग और गर्त के बीच की दूरी, दो क्रमागत श्रृंगों के बीच की दूरी को, दूरी ही है, छोटी दूरी है, तो कुछ लोग इसको एंगस्ट्रॉम में माप लेते हैं। 10⁻⁻10 मीटर होता है, बहुत छोटा मात्रक है। पीछे बताया हूँ, वहाँ जाके देख लीजिएगा। एंगस्ट्रॉम में माप लेते हैं, माइक्रोन में माप लेते हैं, माइक्रोमीटर में, नैनोमीटर में, मिलीमीटर में, आपकी मर्जी है किस में मापना चाहते हैं। मीटर में मापना है, मीटर में ही मापिए। तो अब क्या किया उसने, समझाया कि देखो भाई, जब कोई, ध्यान से समझना है आपको, फिर लिखवाऊंगा मैं, लिखने की टेंशन नहीं लेनी है, लिखना तो मैं लिखवाऊंगा ही। लिख के एग्जाम क्रैक नहीं करोगे। हाँ, एग्जाम में तो लिख के ही क्रैक करना है, लेकिन समझते पहले समझना है तभी लिख पाओगे। क्या समझाया उसने? उसने बोला कि देखो द्रव्य जो होता है, द्रव्य मैटर जो है, जब रुका रहेगा ना, विराम में रहेगा, विराम में है, रुका हुआ है, तो रुका हुआ है तो पूरा का पूरा ये किसमें केवल दिखेगा, इसके अंदर केवल एक ही गुण दिखेगा। रुका हुआ है तो इसके अंदर सिर्फ एक ही गुण दिखाई देगा, और वो गुण कैसा रहेगा, कण वाला। तो ये बात उनको लगा कि हाँ, ये बात तो सही बोल रहा है कि ये जो मार्कर है, सॉरी ये जो इंक है, रुका हुआ है, हमको केवल कण दिखाई दे रहा है, इसमें कोई तरंग नहीं दिखाई दे रही है। तो ये बात तो लोगों ने बोला चलो ठीक है, अब बताओ आगे। तो उसने बोला कि अगला देखो, जब ये गति में रहेगा, जब ये मैटर गति में रहेगा ना, गति करने लगे, मूव करने लगेगा, तो मूव करते समय इसमें क्या हो जाएगा, कण का भी कुछ गुण पाया जाएगा। गति करेगा तो दोनों गुण पाया जाएगा, थोड़ा सा गुण उसमें, कुछ गुण कण का पाया जाएगा और कुछ गुण किसका पाया जाएगा, तरंग का। कुछ गुण पाया जाएगा किसका, कण का, और कुछ गुण पाया जाएगा तरंग का। बोला गया ठीक है, ये बात समझ, थोड़ा इसको व्यवहारिक भाषा में समझा दो। तो उसने बोला चलो व्यवहारिक में समझाते हैं। बोला कि देखो, जब एक कागज का टुकड़ा है, ये देखिए मैं कागज का टुकड़ा यहाँ से फाड़ ही लेता हूँ। ये कागज का एक टुकड़ा है, शायद आप लोगों को दिखाई भी नहीं दे रहा हो, देता रहा होगा। अब इसको मैं पकड़ा हूँ तो ये हमको कण ही दिखाई दे रहा है, तरंग कहाँ दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर मैं इसको यहाँ से गिराता हूँ, थोड़ा सा आपको कैमरे में भी दिख जाए, ये देखिए गिराया तो ये क्या हुआ, ऐसे लहरा के गया, गति में गया तो क्या हो गया, कण तो था ही वो, और कण के साथ साथ उसमें एक तरंग भी जुड़ जा रही है। मतलब उसमें कण का भी गुण दिखाई देने लगा और तरंग का भी गुण दिखाई देने लगा। आपको लग रहा है कि अभी समझ में नहीं आ रहा है तो और समझो। आप देखना, जो हल्के लोग होते हैं, जब दौड़ेंगे, जब चलेंगे तो हम बोलते हैं अरे यार बड़ा तेज चल रहे हो, लहराते हुए चल रहे हो। द्रव्यमान कम है ना, हल्का है, हल्का है तो तेज दौड़ता है और लहराते हुए चलता है। और अगर भारी है तो ऐसे चल रहा है, कहीं भी उसमें तरंग कम दिखाई दे रही है, समझ में नहीं आ रहा है, लहरा नहीं रहा है। इसका यूज बहुत अच्छे से बॉलीवुड वालों ने किया है। बॉलीवुड वाले मुझे लगता है कि बड़े फिजिशियन, बड़े केमिस्ट्रियन है यार, समझ में नहीं आता है। गाना आपने सुना है, लहरा के वो रूबरू आ गई, अब वो तो कण है ना, वो आ गई मतलब फीमेल को ही बोल रहे हैं ना। लहरा के आ गई, लहरा के कैसे आ गई, वो तो कण है, हम तो कण है ना, तो हम लहरा के कैसे आ गए। मतलब वो चल रही हैं, और चल रही है इसलिए लहरा के आ रही हैं, उसमें तरंग है। अभी क्लियर हो जाएगा। जितना भारी है, अभी आगे बताऊंगा मैं इनका फॉर्मूला भी, जितना भारी रहेगा उतना चलेगा, तब भी तरंग कम दिखाई देगा। देखना, आप एक
लूना ले लो, लूना वाली बाइक ले लो और उसको 100 पे चलाओ। ये मत बोलना सर 100 तो उसमें रहता नहीं है कि नहीं रहता है, मुझे नहीं आइडिया। लूना ले लो, खूब तेज चलाओ तो लूना ऐसे ऐसे लहराने लगता है। नॉर्मल बाइक ले लो, जो नॉर्मल बाइक है 100 सीसी की, उसको खूब तेज चलाएंगे तो लहराने लगती है, जो चलाते हैं उनको पता है। और बुलेट ले लो 350 सीसी वाला, पल्सर ले लो, उसको उतना स्पीड चलाओ नहीं लहरा रही है। ट्रक चलाओ नहीं लहरा रहा है उतने स्पीड में। तो जो भारी चीजें रहेंगी उनमें भी तरंग तो आएगा, लेकिन तरंग का गुण कम रहेगा और कण का गुण ज्यादा रहेगा। और हल्की चीजें रहेंगी और वो गति करने लगेंगी। पहली बात तो कि विराम में तो सभी, चाहे हल्का रहे चाहे वो भारी रहे, कण ही रहेंगे। जब गति होगा तब वो कण और तरंग दोनों का गुण दिखाई देंगे। और इसमें भी ध्यान रखना है कि जो भारी रहेगा वो गति करने पर भी, हमको न्यूमेरिकल नहीं करना है, आपको बेसिक समझा रहा हूं कि वो चलेगा, भारी है ना तो चलेगा, तब भी उसमें कण वाला गुण ज्यादा रहेगा, तरंग का कम रहेगा। तरंग का रहेगा गुण, लेकिन हमको इजीली समझ में नहीं आएगा। और अगर हल्की चीजें हैं, खासकर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जैसी चीजें हैं, तो वो जैसे ही गति करेंगी तो उसमें तरंग वाला गुण ज्यादा दिखाई देगा, कण वाला कम दिखाई देगा। एक पॉलिथीन का जरा सा छोटा सा टुकड़ा लेकर ऐसे गिराओ, कण वाला तो दिखाई देगा, लहराने वाला गुण ज्यादा दिखाई देगा, लहरा के ज्यादा चलेगा वो। तो ये बात उन्होंने बोला कि हाँ यार, तो सही बता रहा है, तू बड़ा विद्वान है। तो उसने बोला कि अभी क्या टेंशन ले रहे हो, भी और समझाऊंगा। इतने से तुम लोगों को अभी समझ में नहीं आया होगा, तुम्हारा तो दिमाग यहीं तक चल रहा है ना, तुम बोल दिए हाँ ठीक बोल रहे हो, बट अभी ठीक नहीं, अभी तुमको और ठीक करा रहा हूं मैं। उसने क्या बताया, उसने ये बोला कि अगर मान लो कि अगर कोई एक कण है, ये कोई एक कण है या कोई एक द्रव्य है, बोलो कण नहीं बोलता हूं मैं, द्रव्य है, और ये द्रव्य गति करने लगा। इसका द्रव्यमान, द्रव्य है तो इसका द्रव्यमान रहेगा। द्रव्यमान अगर मान लो इसका m है और ये गति करने लगता है, कितने से गति करता है, ये वेग इसका बनता है कितना, v से गति करने लगा, v वेग से गति करने लगा। तो उन्होंने बोला कि भैया जब चलेगा तो तरंग दैर्ध्य आएगा ना। अभी तो मैंने बताया आपको कि तरंग है तो तरंग दैर्ध्य आएगा, कण में तो तरंग दैर्ध्य है नहीं। तो जब तरंग है तो तरंग दैर्ध्य आएगा। तो उसने बोला कि मैं तो ये बता दे रहा हूं आपको कि तरंग दैर्ध्य बनेगा कितना। उसने बोला कि देखो, अगर कोई m द्रव्यमान वाला 10 किलो, 5 किलो, 1 ग्राम, 100 ग्राम, 0.0000001 ग्राम, जो आपको लेना है, एक द्रव्य, छोटे द्रव्यमान का कण अगर v वेग से 50 किलोमीटर पर सेकेंड, 1000 किलोमीटर पर सेकेंड, 1 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, जितने भी स्पीड से चले, ये वेग अगर हमको पता है तो मैं बता दूंगा कि उसमें कितना तरंग बनेगा। क्या बताया उसने कि लेमडा बराबर होता है h बटा में mv। और mv दोस्तों अगर आपको पता होगा तो m और v हम मैं यहाँ कोष्टक में लिखता हूँ कि संवेग, किसी वस्तु का संवेग, फिजिक्स की बात है, हम पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री, तो इसलिए बहुत डिटेलिंग नहीं जाऊंगा। संवेग किसी वस्तु का क्या होता है, द्रव्यमान इंटू में वेग, द्रव्यमान इंटू में वेग, द्रव्यमान और वेग का गुणा कर देते हैं तो किसी चीज का क्या मिल जाता है, संवेग। ध्यान रखिएगा, कोई वस्तु खड़ी हुई है तो उसका संवेग क्या है, 0, वेग 0, द्रव्यमान में गुणा किया, 0 का किसी में गुणा करेंगे 0, संवेग 0 हो जाएगा। तो खैर संवेग पे हम नहीं जा रहे हैं, बस समझ लो कि इसी को हम बोलते हैं क्या, m इंटू वी को बोलते हैं संवेग। तो उसने बोला कि लेमडा बराबर क्या होता है, h बटा में p। p क्या हो गया, संवेग को दिखाते हैं सिंबल p से। अब आप बोलिएगा सर संवेग को इंग्लिश में तो मोमेंटम बोलते हैं और मोमेंटम को m से दिखाना चाहिए। भैया ऐसा नहीं होता, इन्होंने p से दिखाया है, हम p से ही दिखाएंगे, आपको भी p से ही दिखाना पड़ेगा। तो लेमडा बराबर h अपॉन p, और लेमडा क्या है, तरंग दैर्ध्य, तो ये मीटर में रहेगा, मीटर में रहेगा, मिलीमीटर में रहेगा, डेसीमीटर में, जो आपको लगे वो अच्छा लिख लो। तो उसने बोला कि ऐसे तरंग दैर्ध्य भी हम निकाल सकते हैं। अब यहाँ से उसने अपनी बात को क्लियर किया। और अभी जब लाइव क्लास में ले रहा था तो उसमें विकास को कोई समस्या थी कि सर ये वाला चीज़ मुझे थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है, तो लाइव क्लास में समझाया था। एक बार फिर आपको फील हो कि मैं लाइव क्लास ही ले रहा हूँ इसलिए समझा रहा हूँ इसको। दोस्तों आप लोग भी ध्यान से देखिएगा, ये आपको उलझा देता है अक्सर, खासकर जो लोग सोचना शुरू करते हैं उनको। लेमडा बराबर क्या आया, h बटा में mv। अच्छा, कुछ लोगों को तो लग रहा होगा कि h क्या लिख दिए, कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो पीछे पढ़ा दिया हूँ। h क्या है, ये सारी कहानियाँ शुरू हुई हैं
एक व्यक्ति पहले बोला है क्या, प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। आजकल क्वांटम कंप्यूटर बन रहे हैं और क्वांटम कंप्यूटर पर जुड़ा हुआ एमपीपीएससी में 15 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है पीछे मेंस में, जाके देख लीजिएगा। उसको भी हम लोग कवर करेंगे आगे, बट वो फिजिक्स की बात है, यहाँ उतना नहीं जुड़ेगा। लेमडा बराबर h/mv। तो h क्या है, वही जो प्लांक भाई थे ना, वो प्लांक का नियतांक है। प्लांक ने एक नियतांक बता दिया था इसको, वो मैंने पीछे कवर किया है, देख लीजिएगा। और प्लांक नियतांक में मान इसका कितना होता है, तो इसका मान उसने बताया था कि 6.626 इंटू 10 की घात -34 जूल इंटू सेकेंड होता है। जूल इंटू सेकेंड होता है, ये एच का मान होता है, फिक्स है। इसको तो घटना बढ़ना है ही नहीं, हमेशा इतना ही रहेगा। 6.626 इंटू 10 की घात -34 जूल इंटू सेकेंड। अब क्या आपको तकलीफ करता है वो समझ लीजिए। लेमडा बराबर एच, तो अब देखो इसमें हो क्या रहा है, लेमडा बराबर एच तो फिक्स है, तो हम बोल सकते हैं कि लेमडा व्युत्क्रमानुपाती है द्रव्यमान के, और लेमडा व्युत्क्रमानुपाती है किसके, वेग के। अगर किसी को यह व्युत्क्रमानुपाती शब्द समझ में नहीं आ रहा हो तो ध्यान रखिएगा, अभी गर्मी का दिन है, तुरंत समझ लीजिए कि यहाँ गर्मी में ताप बढ़ रहा है ना, ताप, और यहाँ ले लीजिए आप कोल्ड ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक जो आप पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक, तो ये बताओ ताप जब बढ़ेगा तो कोल्ड ड्रिंक की बिक्री क्या होगी, बढ़ेगी। देखो ताप बढ़ा तो जाके लोग कोल्ड ड्रिंक मांगो, चाय मत दो यार, कोल्ड ड्रिंक दे दो। तो ताप बढ़ेगा तो कोल्ड ड्रिंक भी बढ़ गया, कोल्ड ड्रिंक की बिक्री बढ़ गई। और ताप जब घटेगा, सर्दी में कौन जाके बोलता है कि कोल्ड ड्रिंक दे दो पियेंगे। अब वो स्वैग वाले लोग हैं, कुछ लोग स्वैग जमाए तो अलग बात है, अदरवाइज ताप घटेगा तो कोल्ड ड्रिंक का बिक्री भी क्या होगा। यहाँ बिक्री लिखा नहीं हूँ, समझ लीजिएगा आप, लोग बिक्री लिख भी दे रहा हूँ, कोल्ड ड्रिंक, और यहाँ कोष्टक में बिक्री कर देता हूँ। कोल्ड ड्रिंक की बिक्री क्या होगी, घटेगी। दोनों साथ साथ हो रहा है ना, ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ रहा है, ये घट रहा है तो ये भी घट रहा है। जब दोनों साथ साथ चलते हैं तो उसको हम बोलते हैं क्या, अनुक्रमानुपाती या समानुपाती। इस बात को हम बोलते हैं अनुक्रमानुपाती या समानुपाती। आप लिख लो, मैं बोर्ड पे नहीं लिख रहा हूँ। और ऐसा भी तो हो सकता है, यहाँ दिख रहा है ना, चलिए यहाँ अगर मान लीजिए ऐसा हो जाए कि यही ताप ले लीजिए, आप टेम्परेचर ले लीजिए, और यहाँ ले लीजिए कंबल या स्वेटर, कंबल या स्वेटर जो भी हो। अब बताओ ताप जब बढ़ेगा, ताप मैं बोल रहा हूँ, ताप बढ़ेगा तो कंबल की बिक्री क्या होगी, कौन खरीदने जाएगा। अभी ये गर्मी पड़ रही है, कोई कंबल स्वेटर खरीद रहा है क्या, जिनके दुकान में होगा वैसे रखे होंगे चुपचाप हो। तो कंबल की बिक्री क्या हो गई, घट गई। बिक्री यहाँ नहीं लिखा हूँ, लो लिख दिया, बिक्री घट गई। और ताप अगर घटेगा तब क्या होगा, ताप घटेगा तो कंबल की बिक्री क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जैसे ही सर्दी तेज बढ़ना शुरू होती है, कंबल खरीदने के लिए लोग लाइन लगा लेते हैं। देखो उल्टा चल रहा है, बढ़ा घटा, घटा बढ़ा, उल्टा संबंध है। इसको हम बोलते हैं क्या, व्युत्क्रमानुपाती। अब बोलिएगा सर कि एक ही में घोच पोच हो गया है, अरे तो समझा रहा हूँ ना, आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा, मिटाना नहीं चाहता मैं अभी। व्युत्क्रमानुपाती, और इसको हम क्या बोलते हैं, अनुक्रमानुपाती या समानुपाती। अनुक्रमानुपाती या इसी को बोलते हैं समानुपाती। अब आपको लग रहा होगा कि सर सिंबल दोनों का संकेत क्या है, दोनों का संकेत ऐसा ही रहता है, ध्यान रखिएगा। बस फर्क इतना है कि अगर यहाँ समझा देता हूँ फिर मिटा दूंगा। अगर मान लो ये ताप है और ऐसे यहाँ पे लिख दिया मैंने क्या, चलो ताप हटाओ, मैंने P और ऐसे Q लिख दिया, दोनों अंश अंश में है ना, तो पढ़ेंगे अनुक्रमानुपाती। दोनों अंश में है तो इसी संकेत को पढ़ते हैं अनुक्रमानुपाती। और एक P ऐसे ही सिंबल बनाओ, उल्टा लिख दूं Q ऐसे, एक अंश में एक हर में है, तो इसी सिंबल को हम बोलते हैं व्युत्क्रमानुपाती। पढ़ते क्या है, P व्युत्क्रमानुपाती Q, इसको पढ़ते हैं P अनुक्रमानुपाती Q। ये ध्यान रखिएगा, सिंबल वही है, पढ़ने का बस तरीका दोनों अंश में रहे या दोनों हर में रहे। जैसे मान लो 1/P 1/Q दोनों हर में है ना, तब भी हम बोलेंगे अनुक्रमानुपाती। इसको क्या बोलेंगे, P अनुक्रमानुपाती Q। अगर दोनों उल्टा है, एक अंश में एक हर में है, तो उसको हम बोलते हैं क्या, व्युत्क्रमानुपाती। तो उम्मीद करता हूं कि मैंने आपको एकदम कॉमन लाइफ का एग्जांपल देके ये बात समझा दिया। और ज़रूरी है क्योंकि साइंस से लोग डरते हैं और मैं नहीं चाहता हूं कि आप डरें।
एक ले लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो फिर से ले लो एक बार नए तरीके से, क्योंकि कुछ मिटाना पड़ जाए मुझे। कुछ आलसी लोग हैं ना, वो लिखना नहीं चाहते। खैर, एग्ज़ाम निकालना है तो लिखना पड़ेगा, मैं इसको मिटा रहा हूँ। अगर इसमें किसी कोई दिक्कत जाए तो आप कमेंट कर सकते हैं, बताया जाएगा। अब देखो, ये बात अब क्लियर आपको समझ में आ रही होगी कि एक अंश में एक हर में व्युत्क्रमानुपाती, और इसका मतलब समझाई दिया हूं कि जब व्युत्क्रमानुपाती है, उल्टा संबंध है, तो एक बढ़ेगा एक घटेगा। देखो, द्रव्यमान बड़ा रहेगा तो तरंगदैर्घ्य कम रहेगा। वही बताया ना कि जो हल्के लोग हैं वो क्या, थोड़ा तेज चलेंगे तो लहरा के चलने लगते हैं, तरंग आ जाती है उसमें। खैर, मजाक की बात कर रहा हूँ, इतना वो तरंग समझ में नहीं आता। तो चलने का स्टाइल है, आजकल लोग अपना अपना स्टाइल है चलने का। तो जितना छोटा चीज़ रहेगा उतना ज़्यादा उसमें तरंगदैर्घ्य आएगा। अगर वो गति करेगा तब, बिना गति का तो वो कण ही रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। और जितना भारी चीज़ रहेगा उतना उसमें तरंगदैर्घ्य कम दिखेगा, मतलब उसमें खूब तेज चलेगा तब भी तरंग का गुण समझ में नहीं आएगा। अब आती है बात यहाँ पे वेग का, वेलोसिटी का। तो उल्टा है, देखो, वेग जब बहुत ज़्यादा रहेगा, वेग जब बहुत ज़्यादा है तो तरंगदैर्घ्य क्या है, कम। अब यहाँ आपको थोड़ा डाउट बन जाता है, यही डाउट बना था लाइव क्लास में। वेग ज़्यादा है तो लेम्डा क्या है, कम, और वेग अगर कम हो गया तो लेम्डा क्या है, ज़्यादा। तो आपके दिमाग में एक बात आएगी कि सर अगर वेलोसिटी 0 है तब तो क्या स्थिति बनेगी। देखो, अगर वेग को मैं 0 कर देता हूँ तो बनेगा लेम्डा बराबर h/m, और यहाँ 0 कर देंगे, और 0 में ये 0 नीचे हो जाएगा, 0 का कहीं विभाग देते हैं तो आता है अनंत। नीचे 0 से किसी चीज़ को भाग देते हैं अनंत, लेम्डा आ गया अनंत। बोलोगे सर अगर चल नहीं रहा है तब तो लेम्डा अनंत है, तरंगदैर्घ्य बहुत ज़्यादा है, और आप बोल रहे हो कि रुका रहेगा तो केवल कण रहेगा। तो समझो ना भाई, इसके लिए यही तो समस्या है कि अगर किसी चीज़ का तरंगदैर्घ्य अनंत है, दो श्रृंग और गर्तों के बीच की दूरी अनंत है, यह संभव ही नहीं है किसी तरंग में, मतलब यह कण है। अगर किसी चीज़ का कोई बोल दे कि तरंगदैर्घ्य अनंत है तो बोल देना कि पक्का है कि वो कण है। किसी वस्तु का तरंग, जैसे मैं खड़ा हूँ यहाँ ना, मुझे आपको तरंग लहराते हुए नहीं दिख रहा हूँ मैं, तो मेरा तरंगदैर्घ्य क्या है, अनंत है, ठीक है। और वेलोसिटी अब इससे 0 से जैसे ही ज़्यादा होगी, 0 से ज़्यादा होगी तो तरंगदैर्घ्य धीरे धीरे अनंत से कम होने लगेगा, अनंत से धीरे धीरे कम होगा तो उसमें लहर दिखाई देने लगेगी। और इसका मतलब नहीं कि वेलोसिटी कम रहे, वेलोसिटी 0 से ज़्यादा रहे, वेलोसिटी 0 से ज़्यादा होनी चाहिए जिससे कि तरंग हमको दिखाई दे, और 0 जैसे ही होगा तो वेलोसिटी जो तरंगदैर्घ्य रहेगा अनंत हो जाएगा, और वस्तु क्या बन जाएगा, कण बन जाएगा, कण जैसा हमको दिखाई देगा। तो ये बात आपको दिमाग में एकदम रखना है कि द्रव्यमान जितना ज़्यादा उतना कम तरंगदैर्घ्य, वेलोसिटी अगर 0 है तो तरंगदैर्घ्य अनंत, मतलब कण की गुण पाया जाएगा, इसमें कण हो जाएगा। और वेलोसिटी जब 0 से बढ़ेगी धीरे धीरे तो तरंगदैर्घ्य कम होगा, मतलब तरंगदैर्घ्य अनंत से धीरे धीरे कम होगा तो हमको तरंग दिखाई देने लगेगी। और ये बात दिमाग में रखना कि जो जितना तेज चलेगा उतना तरंग हमको दिखाई देगी। क्यों, जितना तेज चलेगा उतना तरंगदैर्घ्य कम होगी, छोटे छोटे तरंगदैर्घ्य में चलेगी, ऐसे चलेगी। देखो, अभी मिटाना नहीं चाहता मैं, मिटाऊंगा अभी। देखो ऐसे ऐसे चलेगी, ये दो श्रृंगों के बीच की दूरी एकदम पास पास, बहुत पास पास, और तरंग में चलेगी। तो जितना तेज वेग रहेगा उतना तरंगदैर्घ्य कम होगा, लहर खूब दिखाई देगी, हमको लहराना ज़्यादा दिखाई देगा। और वेलोसिटी अगर 0 हो गई, कम हो गई, तो तरंगदैर्घ्य बड़े बड़े हो जाएंगे, और तरंगदैर्घ्य बड़े बड़े रहेंगे तो हमको दिखाई नहीं देंगे। तरंगदैर्घ्य बड़े बड़े रहेंगे तो हमको सही से दिखाई नहीं देंगे, तरंगदैर्घ्य छोटे छोटे रहेंगे तो हमको दिखाई देंगे। ये आपको दिमाग में रखना है। तो यहाँ वाला कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा आपको। और अब मैं इस बात को पूरे को मिटा रहा हूँ, आप साइड हो भी गया, लेना होगा तो आप ले लीजिए। और फिर अब इसको ढंग से लिखवा दे रहा हूँ कि आप एग्ज़ाम में कैसे लिखेंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। केमिस्ट्री के हिसाब से केवल नहीं देख रहा हूँ मैं समझाने के हिसाब से देख रहा हूँ कि आपको हर एक बात क्लियर कट समझ में आए। अब हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, प्रकाश की द्वैती प्रकृति, और लिखिए ज़रूर। अगर नहीं लिखते हैं तो मतलब नहीं है वीडियो देखने का। केवल भले है आप वनडे का पेपर दे रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है,
वनडे का पेपर के लिए भी अगर आप इसको देख रहे हैं तो मेरा मानना है कि आपको जो मैं बोल रहा हूँ इसको लिखना चाहिए, नहीं तो मैं छोड़ नहीं देता कि अब रहने दो, काफ़ी हो गया, समझ गए आप, हो गया काम। लिखना कैसे है वो, डुअल नेचर ऑफ लाइट हेडिंग डाल लीजिए, ज़रा सा समय लगेगा, लिख लेते हैं। लिखिए, लिखना शुरू करिए इसमें। चूंकि विकिरण या प्रकाश की द्वैती प्रकृति होती है, चूंकि विकिरण या प्रकाश की द्वैती प्रकृति होती है, की द्वैती प्रकृति होती है, और ब्रह्मांड में, और हमारे ब्रह्मांड में द्रव्य और ऊर्जा ही पाई जाती हैं, द्रव्य और विकिरण ही पाया जाता है, द्रव्य और विकिरण ही पाया जाता है। प्रकृति सममितता प्रदर्शित करती है, प्रकृति सममितता, सारी बात पीछे बता दिया, सममितता प्रदर्शित करती है, प्रकृति सममितता प्रदर्शित करती है। अतः द्रव्य के भी दो प्रकृति होनी चाहिए, विकिरण की दो प्रकृति है ही, अतः द्रव्य की भी दो प्रकृति होनी चाहिए, तरंग और कण वाली, द्रव्य की भी दो प्रकृति होनी चाहिए। अब उसके जस्ट नीचे लिखिए, इतनी बात तो माहौल में हो गई, अब उसके नीचे लिखिए, वर्ष 1924 में, वर्ष 1924 ईस्वी में फ्रांसीसी विद्वान लुइस डी ब्रोगली ने, कुछ लोग लुई बोलते हैं, कुछ लोग लुइस बोलते हैं, जो आपको अच्छा लगे, लुइस डी ब्रोगली ने इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया, इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया जिसके अनुसार, इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया जिसके अनुसार, अब देखो कोई बात लिखोगे इसको कोट अनकोट में लिखना, ऐसे इन्वर्टेड कॉमा जो आप बोलते हो, इधर से नीचे लगाते हो तो शुरू करते हैं, ऐसे करते हैं तो ख़त्म करते हैं। जिसके अनुसार, जिसके अनुसार द्रव्य के अति सूक्ष्म कण, छोटे कणों की ही बात कर ले, हम लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो वैसे तो सबके लिए बड़ों में तो दिखाई नहीं देता है ना तरंग। अभी मैं बताया कि द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती बड़े बड़े जो पिंड हैं उन पर दिखाई नहीं देगा, तो आप लिखने को तो पूरा लिख सकते हैं, बट केमिस्ट्री के हिसाब से हम लोग न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन की ही बात करना है, मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉन का, इसलिए अति सूक्ष्म लिख लेते हैं। लिखिए, जिसके अनुसार द्रव्य के अति सूक्ष्म कण गतिशील अवस्था में, देख रहे हैं ना, गतिशील अवस्था, इसलिए पहले माहौल बना के आपको बातें समझाया, गतिशील अवस्था में द्वैती प्रकृति प्रदर्शित करते हैं, द्वैती प्रकृति प्रदर्शित करते हैं, अर्थात कण एवं तरंग दोनों की भांति व्यवहार करते हैं, अर्थात कण एवं तरंग दोनों की भांति व्यवहार करते हैं। उसके जस्ट नीचे लिख लिए, उसके जस्ट नीचे लिखिए, यदि किसी गतिशील कण का, यदि एग्जाम में लिखना कितना है, आप ऊपर इधर वाली बात जो शुरू में लिखवाया ना, सममितता प्रदर्शित करती है, अगर शब्द कम है तो मत लिखिए। एग्जाम में तो कैसे लिखना है, मेंस में मैं सब समझाऊंगा कि किस तरीके से 3 नंबर में क्या लिखना चाहिए, 6 नंबर में कैसे आपको शब्द सीमा को मेंटेन करना चाहिए। पहले तो नॉलेज लाओ, पहले नॉलेज फिट रहेगा, नॉलेज रहेगा तो आप उसको लिख पाओगे क्या लिखना है। यदि किसी गतिशील कण का तरंग दैर्ध्य, यदि किसी गतिशील कण का तरंग दैर्ध्य लैम्डा, द्रव्यमान m तथा वेग p हो तो लैम्डा बराबर h/mv, लैम्डा बराबर h/mv
mv, अभी यही समझाया। और उसके जस्ट नीचे लिख लीजिए कि चूंकि mv बराबर होता है p संवेग, पीछे बता दिया पहले, तो यहाँ लिख लेंगे लेम्डा बराबर क्या आ गया, h/p। ये इनका फॉर्मूला है। ये बात अगर हो गई तो उसके जस्ट नीचे लिखिए, उसके जस्ट नीचे लिखिए द्रव्य की द्वैती प्रकृति, द्रव्य की द्वैती प्रकृति सामान्यतः सूक्ष्म कणों में ही प्रदर्शित होती है, सामान्यतः सूक्ष्म कणों में ही प्रदर्शित होती है, विशेषकर किसमें, तो जिसको हम बोलते हैं अवपरमाणुक कण, सब एटॉमिक, पीछे पढ़ा चुका हूं, सब एटॉमिक पार्टिकल। और सब एटॉमिक पार्टिकल में क्या, तो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और भी इसके अलावा क्या थे मैंने आपको समझाया है, वहां देख सकते हैं। इन सब में मुख्य रूप से काम करता है ये, भारी चीज़ों में काम करेगा नहीं, ये आपको दिमाग में रखना है। अब अगर ये बात आपने लिख लिया है तो इसके जस्ट आगे लिखिए कि प्रकाश की द्वैती प्रकृति की सीमाएं, द्वैती प्रकृति की, प्रकाश के द्वैती प्रकृति की सीमाएं, सीमाएं मतलब होता है लिमिटेशन, कमियां, लिमिटेशंस ऑफ द ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। सीमाएं क्या है, वही एक लाइन, एग्जाम में कभी पूछ लेगा तो आप बता दीजिएगा, 3 नंबर में कहीं पूछ ले कि प्रकाश में बोल रहा हूं, ध्यान रखिएगा द्रव्य है, द्रव्य की द्वैती प्रकृति की सीमाएं क्या लिखना है कि इस अवधारणा के द्वारा, या यह अवधारणा केवल सूक्ष्म कणों पर ही लागू होता है, बड़े कणों पर नहीं, केवल सूक्ष्म कणों पर ही लागू होता है, बड़े कणों पर नहीं। एक कमी है इसकी। अब कोई पूछेगा क्यों, तो पीछे समझा दिया, क्योंकि बड़े कणों का द्रव्यमान बड़ा होता है और द्रव्यमान के उल्टा क्या होता है, तरंग दैर्ध्य, और इसलिए उसमें लहराना दिखाई नहीं देता है। अभी सब पीछे समझाया, आप जाके देख लीजिएगा, वो बाइक माइक सब समझा दिया आपको मैं। अब कोई पूछेगा कि क्यों, तो आप बता सकते हैं कि द्रव्यमान ज़्यादा होता है बड़े कणों का, इसलिए उसमें तरंग बनता तो है लेकिन वो हमको सही से दिखाई नहीं देता है ईजिली। अब न्यूमेरिकल करा के यहाँ पे आपको दिखाने की कोई ज़रूरत है नहीं, तो ये दिमाग में रखिएगा आप। अब क्लास का एंडिंग करेंगे एक नोट डालकर, क्लास का अंत करते हैं नोट डालकर। नोट में 3 बातें सब समझा दिया हूँ लेकिन कॉपी में लिखने के लिए। पहला पॉइंट लिखिए कि द्रव्य का तरंग दैर्ध्य लेम्डा, द्रव्य का तरंग दैर्ध्य लेम्डा द्रव्य के द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है, द्रव्य के द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बातें रिपीट हो रही हैं लेकिन कोई बात नहीं, आपको पूरी बात आ जानी चाहिए। लेम्डा तरंग क्या लिखे हैं, द्रव्य का तरंग दैर्ध्य लेम्डा द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात कुछ लोगों को डाउट होगा तो अभी फिर भी लिख लो, अर्थात द्रव्यमान ज़्यादा, एम को ऊपर तीर लगाया, द्रव्यमान ज़्यादा तो तरंग दैर्ध्य क्या रहेगा, कम, और तरंग गुण दिखाई देगा तब। और अगर द्रव्यमान कम, तरंग दिखाई देगा, मैं बोल रहा हूँ क्यों, क्योंकि अगर बहुत बड़ा रहेगा तो ये तो तरंग दैर्ध्य क्या होगा, फिर भी बहुत बड़ी वैल्यू आएगी तो नहीं दिखाई देगा, छोटा रहेगा तो दिखाई देगा। द्रव्यमान कम है तो तरंग दैर्ध्य क्या रहेगा, अपेक्षाकृत ठीक ठाक। अब एकदम इतना इतना बनेगा थोड़ी नहीं समझ में हमको दिखाई देगा, थोड़ा तो बनना चाहिए ना ऐसे, तो तरंग दैर्ध्य क्या रहेगा, स्पष्ट दिखाई देगा। अगला लिख लीजिए कि लेम्डा व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके, वेग के, एग्जाम में पूछ लेगा, इसको आप व्याख्या पीछे देख सकते हैं। और लेम्डा व्युत्क्रमानुपाती होता है पी के संवेग के, देखिए नीचे है ना, तो पी के भी व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब एक बात और कभी आपको एग्जाम में पूछ सकता है कि द्रव्य तरंगे क्या होती हैं, एक बात और आपसे पूछ सकता है कभी कि द्रव्य तरंगे क्या होती हैं, द्रव्य तरंगे। और उसके बाद में इसका छोटा एक लेक्चर बना के इनका अंतर ही बता दूंगा। द्रव्य तरंगे क्या हैं,
तो क्या बताओगे इसका परिभाषा? जब कोई कण, और सूक्ष्म कण लिखोगे तो और अच्छा रहेगा, जब कोई कण गति की अवस्था में आता है, गति अवस्था में होता है, तो उससे एक तरंग संबद्ध, मतलब होता है जुड़ जाना, उससे एक तरंग संबद्ध हो जाती है, उससे एक तरंग जुड़ जाती है। इसी तरंग को क्या कहा जाता है? द्रव्य तरंग कहते हैं। इसी तरंग को द्रव्य तरंग कहते हैं, या डी ब्रोगली ने बताया है तो इसी को डी ब्रोगली तरंग भी बोलते हैं। आप इसी को द्रव्य तरंग बोलो या इसी को डी ब्रोगली तरंग भी बोल सकते हो, और ये गति की अवस्था में ही मिलेगा। जब कोई कण गति अवस्था में होता है तो उससे एक तरंग संबद्ध हो जाती है, इसी तरंग को द्रव्य तरंगे कहते हैं या डी ब्रोगली तरंगे कहते हैं। और दोस्तों मैंने पूरा प्रयास किया कि आपको द्रव्य की द्वैती प्रकृति बता दूं, इसका फायदा कहाँ होगा? तो अगला लेक्चर हम पढ़ेंगे परमाणु का आधुनिक मॉडल, उसमें हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन की स्थिति का। हाइजेनबर्ग का सिद्धांत आपको लेक्चर मिल गया होगा, देख लीजिएगा। अब एक क्लाउड हम देखेंगे वहाँ पे कि इलेक्ट्रॉन जब चलेगा तो द्रव्य कण और तरंग के रूप में चलेगा, तो एक क्लाउड बनेगा, उस क्लाउड में हम ढूंढेंगे कि इलेक्ट्रॉन कहाँ है। ये काफ़ी हेल्प किया आधुनिक परमाणु के मॉडल को बनाने में, कैसे वहाँ बताऊँगा। तो ये बात आपको मैंने समझा दिया। अब आज का एक और टॉपिक रिकॉर्ड में कर ही देते हैं, एग्जाम में कभी पूछ ले कि द्रव्य तरंगे क्या हैं और विद्युत चुंबकीय तरंगों में अंतर क्या है इन दोनों में। तो ये बात तो परिभाषा इसका भी पता है, उसका भी पता है पीछे के लेक्चर से, लेकिन कभी इन दोनों में 3-3, 4-4 अंतर पूछ लिया अगर हमसे एग्जाम में, अगर 6 नंबर में पूछ लिया तो कम से कम 3-3 तो डिफरेंस देंगे ना, और समझ लिए होंगे तो अपने आप भी दे पाएंगे आप। लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि क्या इनमें अंतर होगा। तो चलिए इसको मिटाते हैं, आपको अगर लेना हो स्क्रीनशॉट तो फिर ले लीजिए। और अब हम लोग बात करते हैं कि द्रव्य तरंगे और विद्युत चुंबकीय तरंगों के बीच में अंतर क्या है। द्रव्य तरंगे और विद्युत चुंबकीय तरंगों के बीच में अंतर क्या है, इस बात को समझने का प्रयास करते हैं।